नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। आज अगेन इंडियन सोशियोलॉजी के ही टॉपिक को एम श्रीनिवास को मैं लेकर के आई हूँ। हम लोगों ने, मैं बार बार रिवीजन करा देती हूँ, हम लोगों ने इंडियन सोशियोलॉजी में इंडोलॉजिकल सारे पर्सपेक्टिव को समझ लिया है, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं इंडियन सोशियोलॉजी को, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। तो वो सारे पर्सपेक्टिव को हम लोगों ने समझ लिया। एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने डिटेल समझ लिया है अच्छे से। उसके बाद से हम लोगों ने जीएस घुरिये को पढ़ लिया है, ल्यूइस ड्यूमोंट को पढ़ लिया है, और अब मैं आज एम श्रीनिवास को पढ़ाऊंगी। एम श्रीनिवास के स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी को, क्योंकि एम श्रीनिवास जो थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। उनकी जो मेथोडोलॉजी थी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए वो थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। इससे पहले जीएस घुरिये और लुईस ड्यूमोंट को जो हम लोगों ने समझा, वो दोनों ही इंडोलॉजिकल या कहा जा सकता है टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव के फॉलोवर थे। अब हम लोगों ने एम श्रीनिवास को पढ़ना है और वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट धारा को मानने वाले। तो एकदम आपके दिमाग में स्पष्ट, एकदम क्लियर बाइफर्केशन होना चाहिए कि कौन इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का फॉलोवर है, कौन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मेथोडोलॉजी को मानता है, कौन मार्क्सियंस या कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का है इंडियन सोशियोलॉजी में। तो ये चीज़ एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में वो पूरा फ्रेम तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके मैं पढ़ा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं कुछ और लेके आऊँगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर के। तो ज़रूरी नहीं कि जब इंडियन सोशियोलॉजी चल रहा है तो मैं उसी फ्लो में चलूँ। इंडियन सोशियोलॉजी के ही जो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको भी हम लोग पढ़ सकते हैं रैंडमली, ओके। क्योंकि नॉलेज जैसा भी है, नॉलेज होना चाहिए आप लोगों के पास। और अब तो देखिए पीजीटी के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, और आयोग ने भी, उत्तर प्रदेश कमीशन ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिए हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम्स डिक्लेयर्ड हो गए। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंटिन्यूटी में लगे। तो कुछ एग्ज़ाम्स को देखते हुए भी मैं कुछ स्पेशल वीडियोस लेकर के आऊँगी आप लोगों के पास, पक्का है। जो रेयर क्वेश्चन है, जो जल्दी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, पर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है एम श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, तो उसको स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहले एम श्रीनिवास का एक, आपको जैसा मैं शुरू से पढ़ाती हूँ, एक लाइफ स्केच को देखना ज़रूरी होता है। तो हम उनके लाइफ स्केच को समझते हैं। इनका पूरा नाम एम श्रीनिवास, पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, ओके। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, ये इनका पूरा नाम है। बॉर्न इन मैसूर, कहाँ पर ये जन्म लिए? मैसूर में 1916 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और इन्होंने मैसूर में ही ग्रेजुएशन क्लियर किया 1936 में। उसके बाद से मूव टू बॉम्बे आ जाते हैं, और उसके बाद से ये आगे चल करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने स्टडी की है। डिड हिज मास्टर अंडर द जीएस घुरिये। आपको पता है कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो जीएस घुरिये ने किया है। उससे पहले पैट्रिक गिड्स थे, और पैट्रिक गिड्स ने जीएस घुरिये को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो जीएस घुरिये थे, तो उस टाइम पे जब ये बॉम्बे शिफ्ट होते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद श्रीनिवास, तो इन्होंने जीएस घुरिये के अंडर में अपने मास्टर्स कंप्लीट किए। और आप सभी को पता है कि पीजी में एक पेपर होता है डिसर्टेशन का। हमारे बीएचयू में तो ये पेपर फॉलो होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता होगा, जो कि फील्ड वर्क से जुड़ा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल रिसर्च वर्क, छोटा एक रिसर्च वर्क होता है। तो डिसर्टेशन जो इन्होंने किया था, बाद में डिसर्टेशन को ही इन्होंने अपने पब्लिश किया, किसमें? मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, इस बुक के रूप में 1938 में कन्वर्ट किया। देखिए, सोचिए, हमारे आज के पीजी के बच्चे बहुत होशियार नहीं होते हैं, वो डिसर्टेशन करते हैं और सोचते भी नहीं कि हमें उसे पब्लिश करना होगा। तो आप श्रीनिवास के लाइफ स्केच से एक बहुत बड़ी चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप अपने डिसर्टेशन को भी बुक के फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। तो यू हैव टू सीरियस, यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट योर डिसर्टेशन वर्क टू। मैं एमए के बच्चों के लिए ये खास तौर से बात कह रही हूँ कि आप वहाँ भी काम करें अच्छे से, तो आपकी बुक पब्लिश हो सकती है।
Then Srinivas would later recall that the seeds of his ideas on Sanskritization were shown during his field work for his MA dissertation. जब ये MA में डिजर्टेशन कर रहे थे और उस समय भी फील्ड वर्क कर रहे थे। देखिए श्रीनिवास का एक अलग चीज़ होता है कि इससे पहले जो जी.एस. घुरिये थे, लुईस डुमोंट थे, ये सब इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के फॉलोवर थे, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव के फॉलोवर थे। श्रीनिवास आगे चल करके थोड़ा चेंज लाते हैं। क्या लेते हैं? ये फील्ड वर्क इन्वेस्टिगेशंस को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। कैसे? देखिए धारा आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ते चले जाते हैं लोगों के काम करने का तरीका अलग होते जाता है। आप ये इसलिए मैं एक एक स्टेप करके ही उठा रही हूँ कि आपके माइंड में इंडियन सोशियोलॉजी को लेके पूरा क्लियर कट एक लाइफ, एक हिस्ट्री आपके माइंड में फ्रेम होनी चाहिए। आप अगर वीडियोस 1 बाय 1 देखते चले आ रहे हैं तो और अगर आप अभी से देख रहे हैं, श्रीनिवास आपका पहला वीडियो है, तो उससे पहले जब से इंडियन सोशियोलॉजी शुरू मैंने किया पढ़ाना, आप वहाँ से देखिए तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है श्रीनिवास का, हमारे बीए के बच्चे भी जानते हैं कि संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट श्रीनिवास ने दिया। तो श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट है वो वहीं से ही, जब वो फील्ड वर्क कर रहे थे तभी से ही शुरू हो जाता है उनका संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट। मतलब वहीं से ही एक सीड पड़ जाती है, एक बीज आ जाती है। कहीं ना कहीं से वो उस डिसर्टेशन में भी संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत डालते हैं। At Oxford, Srinivas worked under the 2 leading anthropologists of the day. उस समय के जो बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, आपको पता है कि उस समय एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बड़ा बोलबाला था। तो उसमें एक थे रेडक्लिफ ब्राउन एंड दूसरे थे E.E. इवांस प्रिचैर्ड। हैं, इनका E.E. नाम है, E.E. इवांस प्रिचैर्ड। तो इन दो के अंडर में सोचिए श्रीनिवास को काम करने का मौका मिला। तो जब गुरु ही ऐसे हो जाएंगे तो शिष्य तो भाई अच्छा निकलेगा ही। He was among the earliest social anthropologists in India to break out of the confines of textual authority on which the discipline had till rested. His social laboratory was the villages, factory, classroom. मैं यही बता रही थी कि इससे पहले के जो लोग थे, जैसे जी.एस. घुरिये थे और लुईस डुमोंट थे, इन लोगों का फील्ड वर्क नहीं था। ये लोग टोटली इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव के फॉलोवर थे। पर एम.एन. श्रीनिवास ने फील्ड वर्क पे काम करना शुरू किया, क्योंकि ये देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंडर में काम करके लौटे थे ऑक्सफोर्ड से, लाइक रेडक्लिफ ब्राउन और E.E. इवांस प्रिचैर्ड के अंडर में। तो उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड वर्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो उन्हीं से ये चीज़ उनको मिली। और उनका जो फील्ड, उनकी लैबोरेटरी क्या थी? सोशल साइंस या सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लैब क्या होते हैं? गांव होता है, फैमिली होती है, विलेजेस होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, अर्बन सोसाइटी होती है, सिटी होती है, ये सब उनका क्लासरूम लैब होता है। तो इसी तरह से लाइक श्रीनिवास के भी ये सारे लैब थे। मतलब इन्होंने घरों में जा कर के, विलेजेस में जा कर के, और फिर उसके बाद से क्लासरूम्स में जा कर के इन्होंने फील्ड इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू किया, वेयर पीपल लिव्ड, वर्कड एंड प्लेड आउट अ डिफरेंट कल्चर एंड सोशल रोल्स। क्या है कि ऐसी जगह पे लोग अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं ना। हम घर में अलग जिम्मेदारी से रहते हैं, हम अपने ऑफिस में अलग जिम्मेदारी से रहते हैं, तो वहाँ पर हमारे कल्चरल और सोशल रोल्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो हमें फील्ड में ही जा कर के स्टडी करना ज़रूरी रहता है। इसको श्रीनिवास ने अच्छे से समझा और आगे बढ़ाई चीज़ों को। ठीक है। द सोशलॉजिकल इमेजिनेशन ऑफ श्रीनिवास वॉज फॉर्मुलेटेड इन द 40s एंड द 50s व्हेन इंडिया वॉज ट्रांजिटिंग फ्रॉम द colonial to post independent period and when nationalist ideas structured contemporary utopias। कहा जा रहा है कि श्रीनिवास का जो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बना, समाजशास्त्री जो एक कल्पना उनके दिमाग में आना शुरू कर दी, वो कब हुई? वो 40s और 50s का दौर था, जब हम कॉलोनियल पीरियड से
आगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की तरफ जा रहे थे। उस समय इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो रहा था, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे थे, डेवलपमेंट का फेज था, हम फ्री हो चुके थे, मतलब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम सब अपने हाथ में हो गया था। तो कई चीज़ें, सिनेरियो बहुत तेज़ी से बदल रहा था। उस दौर के श्रीनिवास थे और उनके स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ही एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी एंड लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर जब ये ऑक्सफोर्ड से वापस आते हैं तो इन्होंने 2 बड़े डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया। कहाँ कहाँ किया? एक बड़ौदा का एमएस यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ओपन किया, और जो सबसे रिनाउंड है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की नींव रखने वाले, की आधारशिला रखने वाले कौन थे? एमएन श्रीनिवास थे। तो ये आप नहीं भूलेंगे कभी। तो ये इनका लाइफ स्केच था। साथ में हम इनके राइटिंग्स को देख लेते हैं कि बहुत, इनकी सारी किताबें बहुत पूछी जाती हैं, तो कुछ कुछ तो हमें याद रहता है, जैसे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया याद रहता है हमें, कुर्क्स जो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स, ये सब कुछ कुछ किताबें याद रहती हैं। पर कभी कभी जो किताब नहीं भी हम याद रखते हैं वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि इटसेल्फ एम एन श्रीनिवास इज़ अ वेरी रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट, तो उनकी किसी भी किताब को पूछा जा सकता है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी किताबें यहाँ पर ले करके मैं आई हूँ, उसको एक हम देख लेते हैं। सबसे पहली बुक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, 1942 में इस्टेब्लिश हुआ। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया, 1952। India's Village, this is edited book which was edited in 1955. The next book is Caste in Modern India and Other Essays, published in 1962. Social Change in Modern India, again in 1966. India Social Structure, 1969. Itineraries of an Indian Social Anthropologist, 1973. The Remembered Village, one of the most important book of Srinivas, The Remembered Village, published in 1976. Nation Building in Independent India, जैसे ये किताब के नाम हम जल्दी नहीं सुनते हैं, इनकी ही है, Nation Building in Independent India, 1976. And The Dimensions of Social Change in India, which was edited book in 1977. ओके, तो ये श्रीनिवास की अलग अलग राइटिंग्स हैं। अब जो हम लोग को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच पढ़ना है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को जानें। देखिए, इससे पहले भी मैंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे पूरा वीडियो बनाया है, पूरा, मतलब स्पेंसर का लेकर के, डर्कहाइम का लेकर के, पार्सन्स का, ठीक है, मर्टन का, सबकी थ्योरी, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है क्या उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर मैं कुछ जो बेसिक एजम्पशंस हैं, जो आधारभूत मान्यताएं हैं, वो मैं उसको बताऊंगी। आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और याद करिए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या था। सबसे पहले इस पॉइंट्स को मैं ही एक्सप्लेन करके आपको बताते चलती हूँ कि स्ट्रक्चरल functionalism analysis gives more priority to the totality or arrangement than a parts or a element. अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बताती हूँ कि जैसे एक इंसान होता है ना, एक ह्यूमन बॉडी होती है, फेस बना होता है, हाथ बना होता है, ठीक है, बॉडी बनी होती है, पैर बने होते हैं, ये तो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। इंटरनल ऑर्गन्स देखा जाए तो लंग्स होता है, किडनी, लंग्स होगा, ठीक है, किडनी होगी, हार्ट होगा, लिवर होगा, स्टमक होगा, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। आप जानते हैं कि ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट है ना। हार्ट का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, लिवर का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है। दे ऑल वर्क इंडिपेंडेंटली, ओके, सभी अपना अपना काम करते हैं, बट दे यूनाइट ऑल्सो, पर सब एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। सब जुड़ करके एक बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। लाइक अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई तो सिर्फ हार्ट परेशान नहीं होता है ना, कि हाँ सिर्फ हार्ट परेशान है, ऐसा तो होता नहीं है, हमारी पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है। इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम इन आवर लंग्स तो आवर होल बॉडी गेट डिस्ट्रैक्टेड, हमारी पूरी बॉडी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसमें गड़बड़ी आनी शुरू होती है। इसी तरह सोसाइटी भी होता है। ये स्पेंसर ने शुरू किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे ज़्यादा काम करना।
उसी तरह हमारे सोसाइटी होता है, सोसाइटी भी अलग अलग पार्ट से मिल करके बना होता है, सोशल सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, एजुकेशनल सिस्टम से, ठीक है, कल्चर से, रिलीजन से, इकोनॉमिक सिस्टम से, अलग अलग सिस्टम से हमारा सोसाइटी बना होता है। सारे सिस्टम अलग अलग अपना काम करते हैं, सोशल सिस्टम अलग काम करता है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग काम करता है, पर किसी एक सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है तो पूरी सोसाइटी इफेक्टेड हो जाती है। जैसे कोविड सिचुएशंस में आप देख लीजिए तो पूरी सोसाइटी इफेक्टेड आया है हेल्थ सेक्टर में चैलेंज, पर हमारा इकोनॉमी ध्वस्त हो गया, हमारा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क चौपट हो गया, हमारा एजुकेशनल सिस्टम चौपट हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर सब एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। तो दे ऑल आर वर्क इंडिपेंडेंटली बट दे ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर। ये है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वही मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। तो पहला पॉइंट यही है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एनालिसिस गिव्स मोर प्रायोरिटी टू द टोटलिटी और अरेंजमेंट दैन टू अ पार्ट्स और एलिमेंट्स। ओके, पूरी टोटलिटी को बल देता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, न कि सिंगल पार्ट को। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि फॉर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट द मीनिंग ऑफ द सिस्टम इज सच अ होल formed by various organs or parts are related to each other and they make a definite contribution to maintain that whole। क्या कहा जा रहा है कि सब अलग अलग पार्ट्स हैं, सारे अलग अलग पार्ट्स से मिल करके बनते हैं, पर सब एक साथ जुड़ करके एक अपना अपना रोल प्ले के अपना कंट्रीब्यूशन करके एक होल मतलब संपूर्णता, WHOLE होल की बात कर रही हूँ, सिर्फ ये वाले होल की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। होल मतलब संपूर्णता, सभी संपूर्णता को बनाए रखने में अपना अपना योगदान देते हैं। ओके, थर्ड एजम्पशंस क्या है, हमें इसको जानना होगा कि थर्ड एजम्पशंस क्या है। थर्ड एजम्पशंस क्या है कि व्यवस्था के विभिन्न अंग या तत्व प्रकार्यात्मक रूप से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि सभी अंग अपना सामान्य कार्य ठीक प्रकार से करें। कि एक सिस्टम है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, एक बॉडी के भी सिस्टम को एग्जाम्पल दिया, एक सोसाइटी के भी सिस्टम को एग्जाम्पल दिया। तो हर जो सिस्टम है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, बट फंक्शनली दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट एजम्पशंस क्या है कि एवरी सोसाइटी हैज़ रिलेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर एंड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेल्फ कंट्रोल आर फाउंड इन इट। ये ध्यान रखिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर सोसाइटी एक स्थायी संरचना में है, ठीक है, हर सोसाइटी एक स्थायी संरचना में, स्टेबल स्ट्रक्चर में, और उसकी स्टेबिलिटी को कौन दे रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को वो खुद दे रहे हैं। मतलब एक अगर व्यवस्था है, ये स्टेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है कि इसका सेल्फ कंट्रोल, ये खुद से ही अपने को कंट्रोल, इसके अंदर कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे ये सिर्फ खुद को सेल्फ कंट्रोल कर लेता है, कोई दूसरा इसको कंट्रोल नहीं करता है, और इस वजह से सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट होता है। ओके, तो ये बात बताया जा रहा है। तो सेल्फ कंट्रोल, जैसे हमारी बॉडी में खुद सेल्फ कंट्रोल करने की आदत होती है, उसी तरह सोसाइटी को भी सेल्फ कंट्रोल करने की आदत होती है। ओके, and the next assumptions कि the main condition of society is stability and consensus, not a struggle based on the pressure and opposition। ठीक है, तो जो स्थायित्व है किसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी, तो स्टेबिलिटी खुद से आएगी, ना कि कोई दबाव दे रहा है, ना ही कोई संघर्ष की वजह से, ना ही कोई विरोध की वजह से स्टेबिलिटी हो रही है, सेल्फ कंट्रोल की वजह से स्टेबिलिटी हो रही है। तो ये 5 बेसिक एजम्पशंस हैं, ये किसके हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी के हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने इस पे बात नहीं की, एम.एन. श्रीनिवास की मेथोडोलॉजी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मेथोडोलॉजी है। इस मेथोडोलॉजी में है क्या, मैं ये बताई हूँ यहाँ पर। अब अगर आपके पास एग्जाम में है एम.एन. श्रीनिवास आते हैं, तो आप थोड़े बहुत लाइफ स्केच को दे दीजिएगा, राइटिंग्स को दे दीजिएगा, और सडन आप जंप कर दीजिएगा यहाँ पर, जब मैं पढ़ा रही हूँ श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्टडी ऑफ रामपुर विलेज का इन्होंने स्टडी किया, और वहाँ पर इन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी के ही अकॉर्डिंग इन्होंने देखा है। तो जब भी श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी आता है, इफ़ यू हैव so much time and there is no word limit, or there is word limit of almost 700 word limits to 1000 word limits, then you have to write
you will have to write the life sketch, writings, basic assumptions of structural functional theory, and then you have to go to this theory, structural functional theory of Ramapura. But you have very limited word limits. If you have like 300 to 350 word limits and have 3 to 4 pages and have no so much टाइम, तो आप इतना ही लिखेंगे सीधे। वो मैंने समझाने के लिए दिया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल के एजम्पशंस क्या, किन मान्यताओं पे वो मेथोडोलॉजी चलती है। ओके, अब हम लोग आते हैं असली मुद्दे पे कि श्रीनिवास ने अपने स्टडी में क्या बातें बताई। बहुत अच्छा है, एक गांव में जो सिनारियो आप देखते हैं वही आप पाएंगे। अगर आप इफ़ यू बिलोंग टू एनी विलेज, आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव को याद करिए, ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का आधार बनाया। ठीक है, मैसूर में, क्योंकि मैसूर के ही रहने वाले भी हैं, तो मैसूर के रामपुरा गांव को इन्होंने अपने फील्ड के लिए चुना। ओके, पहला लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लिख रही हूँ, तो पढ़ूंगी एक, समझिएगा, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, पर मटेरियल दोनों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए भी हिंदी वालों के लिए, तो खुश हो जाइए। ओके, शिकायत मत करिएगा। नेक्स्ट, कि इन 1948 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ रामपुरा विलेज वॉज 1523। तो 1948 में जब ये स्टडी करने के लिए जाते हैं तो पॉपुलेशन पे तो हम काम करते ही हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्होंने देखा तो उस गांव का पॉपुलेशन 1523 था। ठीक है, कुल 1523 लोगों की जनसंख्या का वो गांव था। उस समय भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और इस गांव की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, जिनमें से गांव में 19 हिंदू जातियां तथा मुसलमान निवास करते थे। कि देयर वर 19 हिंदू कास्ट एंड मुस्लिम यूज टू लिव इन द विलेज। और क्या, ये सब आपको लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द कास्ट वर इंगेज्ड इन देयर ट्रेडिशनल कास्ट बिजनेस। जो कास्ट के हर एक जाति के अपने बिजनेस होते हैं। आप जब कास्ट को मैंने पढ़ाया था, आप जीएस घूरिए कभी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कास्ट की दी है उसमें ये बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, हर जाति के अपने परंपरागत व्यवसाय होते हैं, तो वहाँ भी हर जाति अपने परंपरागत व्यवसाय में लगी हुई थी। दीज कास्ट हैड अ क्लियर हायरार्किकल ऑर्डर, और क्लियर हायरार्किकल ऑर्डर था, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, स्ट्रैटिफिकेशन क्लियर दिख रहा था। हेरार्कियल स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रेटा में लोग डिवाइड थे, जो कि कास्ट का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ईच कास्ट वॉज एंडोगैमस, सभी जाति अंतर्विवाही थी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, की कास्ट एंडोगैमस होते हैं मोस्टली क्या होते ही हैं। एंड फॉलोड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फूड एंड सोशल कोहेबिशन। आप जानते हैं कि सामाजिक सहवास और खान पान का जो संबंध होता है वो भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। हर जाति के लोग हर जाति के साथ सोशल कोहिबिशन एंड साथ में फूड का रिलेशंस नहीं रखते हैं। ठीक है, कास्ट का आप जब पढ़े हैं तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, जीएस घूरिये में भी हम लोगों ने समझा है। रामपुरा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां छुआछूत में अधिक विश्वास करती थी। विमेन्स बिलीव्ड मोर इन अनटचेबिलिटी देन मेन इन रामापुरा। ओके, कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, आज भी औरतें ज़्यादा ही विश्वास रखती हैं इन सब चीज़ों की तरफ। हाफ ऑफ द विलेज पॉपुलेशन वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो जनसंख्या थी उसमें आधा से ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। द कल्टिवेटर्स वर ईदर ओनर्स देमसेल्व्स, पार्टनर्स और वर्क एज अ लेबरर्स एंड सर्वेंट। क्या बातें की है कि कृषक या तो स्वयं मालिक या साझेदार थे। जो कृषक होते थे, पीजेंट्स जो होते थे, वो खुद या तो मालिक होते थे या पार्टनर्स होते थे, साझेदार होते थे, या फिर श्रमिक और नौकर के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, या तो वो श्रमिक और नौकर के रूप में काम करते थे। ओक्कालिक जाति, ये इंपॉर्टेंट है, ओक्कालिक जाति के सदस्य ही गांव के सबसे बड़े भूस्वामी थे। द मेंबर्स ऑफ द ओक्कालिक कास्ट वर द बिगेस्ट लैंड ओनर्स ऑफ द विलेज। ओके, पूरा उस रामापुरा का सिनेरियो बताया जा रहा है। पहले ब्राह्मण भी स्वामी थे, परंतु उन्होंने अपनी जमीन बेचकर नगरों की ओर जाना प्रारंभ कर दिया था। ब्राह्मण भी थे वहां पर पहले लैंड ओनर्स, पर दे सोल्ड देयर लैंड्स एंड स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द सिटी, मतलब माइग्रेशन चल रहा था
और चूँकि मॉडर्नाइजेशंस का और इन सब का भी इम्पैक्ट हम दिखना शुरू किया गया था, और ओक्कालिक जाति वहाँ पर थी जो कि सबसे ज़्यादा बड़े भूस्वामी के रूप में वो काम करते थे। अगेन गांव के केवल 4 स्नातकों में से 3 नौकरी करते थे, 1 वकालत, ठीक है। सिर्फ 4 ग्रेजुएट थे उसमें, जिसमें से कि 3 जो थे वो नौकरी करते थे और 1 वकालत करते थे। ओके। परंपरागत रूप से ब्राह्मण तथा लिंगायत पुजारी जातियां थी, ठीक है। जो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो जो प्रीस्ट कास्ट थे उसमें कौन कौन थे, ब्राह्मण थे और लिंगायत थे, ठीक है। ये 2 प्रीस्ट थे, ब्राह्मण एंड लिंगायत, ये 2 प्रीस्ट थे। परंतु प्रत्येक ब्राह्मण और लिंगायत पुजारी का काम नहीं करते थे। पर ऐसा कहा जाए कि जितने ब्राह्मण हैं, जितने लिंगायत हैं, सभी पुजारी का काम करें, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ कृषि और कुछ अन्य कार्यों को भी करते थे। ट्रेडिशनली ब्राह्मण्स एंड लिंगायत्स वर प्रीस्टली कास्ट, बट नॉट एवरी ब्राह्मण्स एंड लिंगायत वर्कड एज अ प्रीस्ट बिकॉज दे वर ऑल्सो इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर वर्क्स। ओके। रामपुरा में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था। आप जजमानी व्यवस्था बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तथा कुम्हार, धोबी और नाई कृषकों की सेवा करते थे और बदले में फसल के समय उन्हें अनाज दिया जाता था। जजमानी सिस्टम वॉज प्रिविलेंट इन रामपुरा। उस समय आप जानते हैं जजमानी व्यवस्था थी। जजमानी व्यवस्था आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें एक जजमान होता है, एक कमीन होता है, एक सेवा प्राप्त करता है और एक सेवा देता है। तो आप ये समझ गए। अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर अदर 9 कास्ट। इनके अलावा ब्राह्मण, लिंगायत, इनके अलावा और फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा है किसका हम लोगों ने पढ़ा है, कुम्हार, धोबी, नाई, इनके अलावा 9 और जातियां थी, ठीक है। जिसमें कौन कौन से थे, तेली, टोडी, मछुए, गडेरिया इत्यादि 9 जातियां भी कृषकों को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती थी। ये लोग कृषकों को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, ठीक है। ये सारे सिनेरियो चल रहे हैं। ओके, अच्छा लग रहा है ना, एक स्टोरी जैसा है। इनके संबंध केवल रामपुरा तक ही सीमित न होकर अन्य गांवों तक भी फैले हुए थे। ये रिलेशंस दूसरे जगह भी निभाते थे। द हायरार्किकल वॉज ऑल्सो फाउंड इन द ऑक्यूपेशन कैरीड आउट बाई डिफरेंट कास्ट। जो अलग अलग जाति अलग अलग व्यवसाय को करती थी, उसमें भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर पाया जाता था। आपको पता है ये अच्छे से। द बचर्स वर गिवन द लोएस्ट प्लेस। जो कसाई होते थे उनको हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सबसे निचला स्थान प्राप्त था। और जो ब्राह्मण्स और कौन एक है, लिंगायत, इन्हें हायरार्किकल सिस्टम में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त था। कहाँ, रामपुरा विलेज में। जजमानी व्यवस्था के अतिरिक्त गांव में वस्तु विनिमय प्रथा का भी प्रचलन था। जजमानी व्यवस्था के साथ साथ बार्टर एक्सचेंज था, ठीक है। आपको पता है कि धान के बदले सूखी मछलियाँ, सब्जियाँ तथा पान के पत्तों का विनिमय किया जाता था। जिसके पास जो उपज होती थी वो एक दूसरे को देते थे। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। द ट्रेडिशनल मास्टर एंड द सर्वेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द अनटचेबल्स। कृषकों एवं अछूतों के बीच परंपरागत मालिक एवं नौकर के संबंध विद्यमान थे। जो कृषक होते थे, जो पीजेंट होते थे और जो अनटचेबल्स होते थे, इनके बीच में कैसा रिलेशन था, इनके बीच में मालिक, एम लिख दे रहे, मास्टर्स और सर्वेंट, ठीक है, ऐसा संबंध था उनके बीच में। आज भी गांव में, मतलब अब तो चेंज हो रही है व्यवस्था, पर मोस्ट ऑफ द विलेजेस में ऐसे सिचुएशंस पाए गए हैं। Although the relations of जजमान एंड असामी, जिसको हम कमीन भी कहते हैं, was in the form of compromise, yet there is closeness in the relationship of both। क्या कहा जाए कि जजमान और कमीन का जो आपस का समझौता था, मतलब जो एक सेवा लेता था, सेवा लेने वाले को जजमान कहते थे और सेवा देने वाले को कमीन कहते थे। इनके बीच में जो संबंध था, आपस में एक समझौते का संबंध था, कॉम्प्रोमाइज का रिलेशन था, पर फिर भी दोनों में घनिष्ठता पाई जाती थी। यही देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, ठीक है। ये मेथोडोलॉजी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की है कि जो है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि जो सिस्टम है, ठीक है। श्रीनिवास स्वयं इस बारे में सचेत थे कि ग्रामीण संरचना में प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय तत्वों का समावेश होता है और जीवन के धार्मिक क्षेत्र भी इस प्रभाव से ओतप्रोत होते हैं। श्रीनिवास क्या कहते हैं कि श्रीनिवास ये जानते हैं कि जो भी रूरल स्ट्रक्चर होता है, जो भी ग्रामीण संरचना होती है, उसमें राष्ट्रीय तत्व भी शामिल होते हैं। मतलब उसमें जो नेशन वाइड या रीजनल क्षेत्र के आधार पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो विलेज लेवल पे भी पाए जाते हैं, विलेज के लाइफ पे भी पाए जाते हैं, और हमारा रिलीजियस सिस्टम भी उससे इफेक्टेड होता है।
आगे क्या बता रहे हैं कि जो राजनीतिक दृष्टि से जो जो पॉलिटिकली जो ओक्कालिक थे, ठीक है, ओक्कालिक का मैंने भी नाम बताया, वो प्रभु जाति थी। देखिए यहाँ पर श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की भी चर्चा की है, ठीक है, जिसकी गांव में यथेष्ट जनसंख्या थी। अब मैं यहीं पर थोड़ा आपको डोमिनेंट कास्ट के बारे में बता दे रही हूँ। ये देखिए मैंने लिखा है अलग से, डोमिनेंट कास्ट क्या होता है। देखिए आपको मैंने समझाया, आप प्लीज़ श्रीनिवास के जो सेंस्क्रिटाइजेशन का मैंने वीडियो बनाया आप उसमें जाइए, उसमें आपको डोमिनेंट कास्ट मिलेगा। सबसे पहले समझिए कि सेंस्क्रिटाइजेशन क्या होता है। सेंस्क्रिटाइजेशन होता है कि जब लो हैरार्किकल स्ट्रक्चर पे रहने वाली जो जातियाँ होती हैं वो जब हाई हैरार्किकल स्ट्रक्चर पे रहने वाले कास्ट का अनुसरण करें, ठीक है, क्या क्या अनुसरण करें, उनके लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें। मतलब कि अगर हाई कास्ट वाले नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो हम लोग भी नॉनवेज छोड़ देंगे, मदिरा का सेवन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी छोड़ देंगे, चंदन लगाना, धोती पहनना, मतलब जो खान पान का तरीका है, जो आचार व्यवहार का तरीका है, जो पहनावे का तरीका है, उसका अनुसरण करना। और धीरे धीरे कई पीढ़ी तक अनुसरण करते करते वो लो से हाई स्ट्रेटा में भी पहुंच जाते थे। इसे सेंस्क्रिटाइजेशन कहा गया, ठीक है। पहले श्रीनिवास ने ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि जो लो कास्ट वाले हैं वो ब्राह्मण्स का अनुसरण कर रहे हैं, ब्राह्मणों का अनुसरण करें, पर बाद में देखा कि ब्राह्मणों का नहीं, वो डोमिनेंट कास्ट का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बाद में इस मुद्दे को या इस जो कंसेप्ट था, जो अवधारणा थी, उसको ब्राह्मणाइजेशन से संस्कृताइजेशन का नाम दे दिया गया। आप अच्छे सब समझ गए होंगे। दिक्कत है तो फिर से थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर से मेरे इस चीज़ को सुनिए, ठीक है। तो डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, प्रभु जाति क्या होती है, इसको अच्छे से समझिए। श्रीनिवास ने 6 एट्रीब्यूट्स बताए, 6 एट्रीब्यूट्स बताए, 6 अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो प्रभु जाति होगी, डोमिनेंट कास्ट होगा। पहले लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, जिन जातियों के पास बड़ी संख्या में जमीन हो, ओके। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ नंबर, जिन जातियों की जनसंख्या ही ज़्यादा हो। हाई प्लेस इन द लोकल हायरार्की, जो लोकल हायरार्की जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में जातियां रह रही हैं उनमें हायरार्की में उनका स्थान ऊपर हो। वेस्टर्न एजुकेशन, जो कहीं अब चूंकि वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट भी हमारे यहाँ शुरू हो गया था क्योंकि कॉलोनियल पीरियड क्रॉस कर चुका था, तो वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट, तो कुछ ऐसी जातियाँ जिनके ऊपर वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा हो, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ हो, उनका लिविंग स्टाइल चेंज हुआ, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ हो, ऐसी जातियाँ डोमिनेंट में आती थी। जॉब इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके लोग जॉब करते हों, ठीक है, कहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जिनकी भूमिका हो। एंड द अर्बन सोर्स ऑफ इनकम, जिनका की अर्बन सोर्स हो, क्या हो, मतलब कि जिनका शहर से कोई इनकम होता हो। ये 6 चीज़ों को मिला करके डोमिनेंट कास्ट माना जाता है। इन 6 को मिला करके श्रीनिवास ने मेन 3 को बताया कि जो न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ हो, मतलब जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो, जिनका इकोनॉमिक पावर हो एंड जिनका पॉलिटिकल पावर हो, इनमें से कोई भी एक हो, वो डोमिनेंट कास्ट की कैटेगरी में आते हैं, ओके। ये रट लीजिएगा। ये अगर आप ये जो डायग्राम है आप उसको समझ लेंगे तो आप डोमिनेंट कास्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। वही ये मैंने बताया कि रामपुरा में क्या सिनेरियो था कि जो ओक्कालिक जाति थी वो प्रभु जाति के रूप में काम करती थी क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ ज़्यादा था, न्यूमेरिकली दे वर मोर, ओके। इसी जाति के बुजुर्ग व्यक्ति गांव में न्याय एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे। क्योंकि उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा था, वो डोमिनेंट कास्ट के थे, तो पॉलिटिकल पावर भी इनका ज़्यादा था। इन्हीं के लोग, जो इन्हीं के बुजुर्ग थे, वही जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, न्याय व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करते थे, ओके। आगे हम देखते हैं, और ये समझ लिए हम लोगों ने। और क्या बताया है कि they were used to work to resolve all kinds of disputes, debt related disputes and marriage related differences। कि ये ओक्कालिक जो जाति थी, प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट, वही सारे मैटर्स को भी सॉल्व करती थी। अगर फैमिली डिस्प्यूट्स कुछ हो जा रहा है, कुछ कर्जे से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, या फिर विवाह संबंधी कुछ डिस्प्यूट्स है, तो यही जाति इन सारे चीज़ों का निपटारा करती थी। एंड द प्रोसेस ऑफ सेंस्क्रिटाइजेशन वॉज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड इन द स्टडी ऑफ दिस विलेज। जब इस विलेज का उन्होंने स्टडी किया
ये जो रामपुरा का अध्ययन दिया है उन्होंने पूरा रिमेंबर्ड विलेज में दिया है, और कुर्ग में भी इन्होंने सेंस्क्रिटाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया। सेंस्क्रिटाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने बेसिकली सोशल चेंज जो है उनकी बुक उसमें दिया है, ठीक है। और रिमेंबर्ड विलेज में उन्होंने रामपुरा का स्टडी दिया है, और कुर्ग्स में भी उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथोडोलॉजी को दिया है, ठीक है। तो फ्रॉम द above discussion it become clear that M.N. Srinivas adopted the structural functional approach in understanding the rural social structure। अगर ग्रामीण संरचना को समझने और जानने की बात आई तो श्रीनिवास ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथोडोलॉजी को ही अडॉप्ट करके इस पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ों को समझा दिया। ये सोर्सेज है, जिन जिन सोर्सेज को लेकर के मैंने ये पूरे नोट्स बनाए हैं, ये सोर्सेज है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्टडी करना है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि M.N. श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी जब आएगा तो उसमें पूरा रामपुर विलेज को आपको बताना होगा कि क्या उसका सोशल स्ट्रक्चर था, क्या उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, डोमिनेंट कास्ट कौन थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझानी होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको M.N. श्रीनिवास अच्छे से समझ में आ गया। उनका सेंस्क्रिटाइजेशन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो अगर सेंस्क्रिटाइजेशन आता है तो आप उससे पढ़ के समझ लीजिए, और उनके स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू आते हैं तो आपको यही लिखना है, ओके। तो मेरे ख्याल से आप सभी का कंसेप्ट क्लियर है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।